नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज की शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां पुलिस ने 10 वर्षों से फरार 25,000 के इनामी पॉक्सो आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इसके बाद रुक करेंगे औरैया का, जहां ब्राह्मण सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे झांसी के मऊरानीपुर से रेलवे ट्रैक पर मिले एक अधेड़ के शव की खबर, जिसकी जांच में पुलिस सभी पहलुओं को खंगाल रही है। और बात करेंगे प्रयागराज की, जहां सिविल लाइंस स्थित एक शोरूम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। अमरोहा के बचरायूं थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में 10 वर्षों से फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी सोनू पुत्र रामकुंवर निवासी ग्राम चौखट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि फरार और इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आज दिनांक 26 जुलाई को अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बचरायूं पुलिस, एसओजी और सर्वेलेंस की संयुक्त टीम के द्वारा पिछले 10 वर्ष से फरार चल रहे अपराधी अभियुक्त सोनू पुत्र राम कुंवर निवासी ग्राम चौखट थाना बचरायूं को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सोनू के विरुद्ध वर्ष 2016 में थाना बचरायूं पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसके लगातार फरार रहने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2017 में इसके विरुद्ध उद्घोषणा और कुर्की वारंट भी जारी किए गए थे और मफरूरी में चार्जशीट लगाई गई थी। आज पहले इसको गिरफ्तार करने के लिए इस पर 12,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको बाद में बढ़ाकर धनराशि को 25,000 कर दिया गया। आज सफलतापूर्वक थाना बचरायूं टीम, एसओजी और सर्वेलेंस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रस्तुत। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। औरैया में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए 2027 विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। नेशनल हाईवे स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में सांसद सनातन पांडे का भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन में 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने का संकल्प लिया गया। पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने भाजपा पर राम मंदिर और छात्रों के आंदोलन को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम, विधायक रेखा वर्मा, पूर्व विधायक रामजी शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। आज की ये मीटिंग, जैसा कि आपने कहा कि ब्राह्मणों की हो रही, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस धरा पर सबसे बड़ा कोई समाजवादी है तो ब्राह्मण। वो समाज के हर वर्ग को लेकर साथ चलने की किसी के पास क्षमता है, वो ब्राह्मण है। आज का कार्यक्रम जो है, स्वर्गीय जलेश्वर मिश्रा जी, जिनको छोटे लोहिया के नाम से पूरा देश जानता है, उनकी 5 अगस्त को पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि हमारे जिला कार्यालय पर मनाई जाती है, प्रदेश कार्यालय पर मनाई जाती है और दिल्ली में भी मनाई जाती है। पिछले बार जब मैंने इस कार्यक्रम को लखनऊ में किया, इसलिए ने मैंने संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान की राजनीति में एक दिशा देने का काम करता है और जलेश्वर मिश्रा को जानने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उनके विचारों का प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया जिसके वो योग्य थे, जिसके वो काबिल थे। तो मेरा ये संकल्प था कि हम कार्यक्रम को उनके जन्मदिन पर छोटे लोहिया जी के जलेश्वर मिश्रा पार्क में करने का काम करूँगा। उसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बुलाया जाएगा और प्रदेश की क्या स्थिति है, देश कहाँ जा रहा है, राजनीति कहाँ जा रही है, इस पर जो है हमारे बड़े लोग नेता रहेंगे, अपनी बात को रखेंगे
कि देश सर्वोपरि है, पद सर्वोपरि है। इसी के लिए हमने एक कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रीय ध्वज कमल से जो है लखनऊ मुख्यालय पर रखने का काम किया। उसी के संदर्भ में मैं आपके बीच आया। देखा जाए अखिलेश जी ने भी ब्राह्मणों को सम्मान दिया है और नेता प्रतिपक्ष बना के बिठाना है। राजनीति अब जातिवाद देख के होगी या उस तरीके से होती चली आई है उस तरीके हमारे अतिथिगणों का देखिए, देश प्रदेश की और देश की राजनीति अब बदलने वाली है। इस भावना को हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं। मैक्सिमम यहाँ हिंदू समाज के लोग बैठे हुए हैं। हमने भगवान राम को माना, भगवान राम का मंदिर बने, उसका हम लोगों ने संकल्प लिया और निर्माण में सभी लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार दान देने का काम किया था। सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट का नतीजा ये हुआ कि संपूर्ण हिंदुस्तान दहल गया और भारतीय जनता पार्टी जो है जो पार्टी शीर्ष पर दिखाई दे रही थी वो जमीन पर आ गई। क्योंकि देश जो है आस्था और संविधान का देश है। हमारे आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और जिसके सामने अपनी बात को रखेंगे, इन्होंने हमारे दान जो मंदिर निर्माण में दान दिया था उसकी चोरी ये किए हैं और चंदा चोरी की बात करेंगे और बताएंगे तो लोग जितने अपने को मर्माहत महसूस कर रहे हैं कि हम भारत के लोग भगवान राम के मानने वालों को इन लोगों ने जो है एक कुचक रचकर करके उनको जो है सामाजिक स्तर पर उनको नीचा दिखाने का काम किया गया। उनको भगवान राम को प्रति अगर हमारी आस्था घट जाएगी तो कहाँ के होंगे। इस आस्था के सवाल पर देश अभी एकजुट हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जो घुटनों पर जो है किसी न किसी देश की राजनीति देखे होंगे, बिना दल के जो है बच्चे गए और उनके जो है उनका जो अधिकार छीना जा रहा था, उस अधिकार की लड़ाई लड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज इसी में हमारा पूरा समाज जो कहीं दिग्भ्रमित था, वो जो समाज जो ब्राह्मण समाज देश को दिशा देने का काम करता है, पूरा जो है अपने काम को जागरूक है। और आने वाले दिनों में जो हमारे समाज के विरोधी है, जो हमारे भारतीय संरचना के विरोधी है, जो हमारे लोकतंत्र के विरोधी है, जो भारत के संविधान के विरोधी है, उनको समाप्त करने का काम जो है करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। झांसी के मऊरानीपुर में रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर रेलवे और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मऊरानीपुर में रविवार दोपहर रेलवे ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति का शव रेलवे पटरी पर मिला। सूचना मिलने पर पीआरबी, जीआरपी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान मृतक की पहचान अशोक पुत्र भजन अहिरवार निवासी गौरव गेस्ट हाउस के पास के रूप में हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक नशे का आदी था और उस पर कर्ज भी था। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहा पर श्री पहनावा शोरूम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित श्री पहनावा शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास का क्षेत्र खाली कराकर लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की अपील की। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जबकि किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। डुमरियागंज में नीट यूजी क्वालिफाई करने वाली मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन साजिदा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रफीउल्लाह खान ने किया। डुमरियागंज में आयोजित सम्मान समारोह में 15 नीट यूजी सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में एसडीएम और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। डॉक्टर रफीउल्लाह खान पिछले 3 वर्षों से लगातार नीट क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान कर रहे हैं। सम्मानित छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को देते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। वहीं डॉक्टर रफीउल्लाह खान ने कहा कि मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान करना उनके लिए गर्व की बात है और ये पहल आगे भी लगातार जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? रिद्धि कमलापुरी, कहाँ के रहने वाले? डुमरियागंज। आज आप लोगों को साहित्य हॉस्पिटल में सम्मानित किया गया है। नीट क्वालिफाई किया है। कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं दोनों डॉक्टर साहब को पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी। दोनों मैम ने इतना मतलब हौसला बढ़ाने वाला काम किया है। ये बच्चों के लिए बहुत ही हमेशा याद रहने वाली बातें हैं कि उन्होंने साजिदा हॉस्पिटल पे बच्चों का हौसला बढ़ाया है सम्मानित करके। इनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना एक डुमरियागंज क्षेत्र में उन्होंने पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो सम्मानित कर रहा है नीट के बच्चों को, जो क्वालिफाई करके एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करेंगे उनको सम्मानित करने का ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। आप लोगों ने नीट क्वालिफाई किया है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स को दूंगी, मेरे टीचर्स, मेंटर्स जो रहे हैं, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स जो सब भी रहे हैं, सभी ने बहुत ही योगदान किया है। ये मेरी अकेली की परीक्षा नहीं थी, ये इन सब की भी परीक्षा थी। इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। मेरी मेहनत तो केवल शिक्षा की तरफ थी, लेकिन मेंटल हेल्थ सपोर्ट ये सारे मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, मेंटर्स के जाता है। नीट की परीक्षा जो है बहुत टफ है, इसलिए आप लोगों ने कितनी तैयारियां की या कहीं पे? नहीं, मैंने एलएन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। मैं सुबह एलएन जाती थी कोचिंग, वहाँ से आने के बाद हमारा डेली का यही रूटीन होता था कि हमें जो पढ़ाया गया है वही आगे रिवाइज करते थे और इसमें टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। आप लोगों ने कितने घंटे लगभग पढ़ाई की होगी? उसके बाद आप लोगों ने हमारी सुबह 7 बजे से क्लास हुआ करती थी और 1 बजे तक क्लास होती थी। उसके बाद हम आने के बाद अपना थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद जितनी भी पढ़ाई हो सकती थी, हम हमेशा ये चाहते थे कि हम जितना एक भी मिनट हमारा वेस्ट ना जाए, हम अपने पूरे 24 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमें जो टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट, उसमें नंबर कभी कम आ जाते थे तो हमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता था कि हम कैसे करेंगे, एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करेंगे, ये हमारा थोड़ा सा लो होता था। लेकिन उसमें भी मेरी बहनों ने, मेरी बहन ने और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा हमें मोटिवेट किया, नहीं कर ले जाओगे, आप कर ले जाओगे। यही आप लोगों ने नीट क्वालिफाई किया है, आज सम्मानित किया गया है आप लोगों को साजिदा हॉस्पिटल में। क्या कहेंगे? और जो नीट क्वालिफाई किया आप लोगों ने, इसका श्रेय किसको देंगे? बहुत खुशी हुई। रफ़ीउल्लाह डॉक्टर साहब और साजिदा अफरीदा खातून साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी है। और हमारी मेहनत और हमारे एजुकेटर्स और घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है पूरी जर्नी में और मैंने ख़ास करके मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहूँगा। कितने अटेम्प्ट में पास किया आपने? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 12th के साथ दिया था, ये मेरा सेकंड था। कितने घंटे लगभग आप लोग पढ़ाई करते रहे? ऐसे कोई फिक्स नहीं किया हुआ था कि इतने घंटे पढ़ना है, कोई रूटीन नहीं था, बस खाते थे, पढ़ते थे, थोड़ा सा एंजॉय करते थे बस। किसी घर में आप लोगों ने अपने ट्यूशन के जरिए किया या नहीं, मैं लखनऊ में था, आकाश इंस्टीट्यूट, गोमती नगर ब्रांच में। वहाँ पे हमारे गांव के एक मेंटोर भी थे, उनका भी मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करूँगा, अजीम फारूकी साहब का। उन्होंने बहुत मदद करी है। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे और आगे आपका सफलता क्या है? सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को सबसे पहले जाता है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और हमारे गांव वाले, हमारे जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे और जितने भी एजुकेटर्स थे, सभी का शुक्रिया अदा करूँगा। और आगे चल के मैं उम्मीद करता हूँ कि और बेहतर, सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, आगे चल के और बेहतर पढ़ाई करूँ और अपने क्षेत्र के लिए बेहतर करूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम जिलानी है। मैं यहाँ डुमरियागंज से बिलोंग करता हूँ। मैंने गोरखपुर आकाश में अपनी प्रिपरेशन की, वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया है और यहाँ पे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं नीट क्वालिफाई करके यहाँ पे आया हूँ, मेरे हार्डवर्क को रिकग्नाइज़ किया गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं इस हॉस्पिटल, साजिदा हॉस्पिटल को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा स्टेज दिया मुझे। और नीट की जर्नी बहुत आसान नहीं थी, बहुत कुछ ऊपर नीचे देखना पड़ता है, पेपर लीक हो जाता है कभी, ये अपना हार्डवर्क मेंटेन करके, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हमें अपना काम करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। और जीवन में आप जो है बाहर रह के पढ़ रहे थे, आप बेसिकली डुमरियागंज के हो, कितनी समस्या होती है अपने घर से दूर रह के पढ़ने में? घर से दूर रह के पढ़ने में तो दिक्कत होती है। आप हॉस्टल में रहते हैं, इधर रहते हैं, आपको अच्छी
गाइडेंस नहीं मिलती है पेरेंट्स की, बट टीचर्स हैं वही देखते हैं, यही सब दिक्कत रहती है, खाने पीने की दिक्कत रहती है। पेपर लीक हुए, इस पे क्या कहेंगे? कितनी समस्या हुई आप लोगों को? पेपर लीक के पे तो बहुत दिक्कत हुई। मेरा जो 3 मई को एग्ज़ाम था उसमें 642 नंबर आ रहे थे मेरे, और मैं सोचा तो बहुत खुश हो गया। मैं पेरेंट्स के साथ गया था मुंबई में, वहाँ पे शादी थी, वहाँ एंजॉय कर रहा था मैं। फिर अचानक से न्यूज़ आती है कि नीट कैंसिल हो गया है, फिर से देना पड़ेगा। तो बहुत अंदर से मतलब बहुत अजीब सा फील होता है वो। बट फिर 2-3 दिन में मैं फटाफट वापस आया, अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो पेपर लीक से दिक्कत तो होती है स्टूडेंट्स को, ये आगे से गवर्नमेंट अब देखे, इसको ना करे। कितने अटेम्प्ट में आपने पास किया? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। सर आज आप लोगों ने जो नीट क्वालिफाई किए बच्चे उनको सम्मानित किया हुआ है, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर रफीउल्ला खान, प्रबंधक साजिदा हॉस्पिटल डुमरियागंज का प्रबंधक हूँ। विगत वर्षों की तरह मैंने इस वर्ष भी जो नीट क्वालिफाई बच्चे हमारे हैं उनको मैंने सम्मानित किया है, उनका उत्साह बढ़ाया है, और इस तरह मैं विगत वर्षों से करता चला रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। बच्चों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इस बार जो हमारे नीट क्वालिफाई 15 बच्चे हैं, पिछली बार से काफ़ी बच्चे हमारे बढ़े हैं डुमरियागंज तहसील में, और मैं सब बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और नीट नहीं बल्कि मैंने पिछली बार जो हमारे PCS क्वालिफाई बच्चे थे उनको भी मैंने सम्मानित किया था, IITian क्वालिफाई थे उनको भी मैंने सम्मानित किया था। तो मैं अपने क्षेत्र के बच्चों का इस तरह उत्साह बढ़ाता रहता हूँ और हर बार करता रहूँगा। मैं उन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो एक समस्या यहाँ है, यहाँ टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों को बाहर तैयारी करनी पड़ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? नहीं तो आपने सही कहा, लेकिन इसी दयार इसी ज़िले के इसी हमारे तहसील के बच्चे आगे निकल के जा रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, और अब तो तमाम टेक्निकल मतलब एडवांस आ गई हैं सुविधाएं। ऑनलाइन क्लासेज होने लगे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेज करते हैं। अभी मैंने पिछली बार सुना, मुझे तो नहीं पता था, हमारे डॉक्टर आसिम फारूकी साहब हैं जो इस बस्ती मंडल के बहुत ही मशहूर फिजिशियन हैं, उनकी 2 बेटियों ने घर पे ही ऑनलाइन शिक्षा करके ग्रहण करके ही नीट क्वालिफाई किया, और बहुत अच्छी कॉलेज उन्होंने प्राप्त किया, एक तो एजेंसी और एक को कानपुर मिला। मैं उन बच्चों को बहुत ही बधाई देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कितने साल से आप लोग सम्मानित कर रहे हैं? ये 3रा साल हमारा है, 3 साल लगातार 3 वर्षों से कर रहा हूँ। इसका मैं श्रेय अपने बड़े भाई डॉक्टर एहसान साहब को देता हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ता, तो मेरे बड़े भाई जो है इस कार्यक्रम को उन्होंने हर साल, और उन्होंने ये भी नहीं, और वो जाके जो बाढ़ में जब होती थी, बाढ़ की समस्या जब आती थी, हमारे उतरौला हमारा तराई बेल्ट है, उस गांव में जाके डॉक्टर साहब हमारे बड़े भाई डॉक्टर एहसान साहब हैं, वो जाके मैं उनसे उन्हीं से प्रेरणा मैं जो भी लेता हूँ, उन्हीं से प्रेरणा लेता हूँ। क्योंकि जाके बाढ़ में गाँव में पहुँच के घर पे दवाइयों के देना, खाना पहुँचाना, और भी तमाम जो कोरोना काल में भी इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी समस्या हमारे विकट उस देश में आई, तभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मैं डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेता रहता हूँ, बड़े भाई हमारे हैं वो, मैं उनसे सब बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।